वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। वनतारा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के किस शहर में की गई है और यह किस प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थान की विरासत से प्रेरित है? तो इसकी स्थापना जो है जामनगर में की गई है और नालंदा विश्वविद्यालय से ये प्रेरित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है और इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसमें 22 देशों के लोगों ने भाग लिया है। ठीक है। अमित क्षत्रिय जो हाल ही में चर्चा में रहे, नासा के किस ऐतिहासिक मिशन के सफल संचालन से जुड़े वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं? तो इसका आंसर है आर्टेमिस सेकेंड मिशन का। ठीक है। और कैरिबू का वैज्ञानिक नाम क्या है और सर्दियों के दौरान उनके भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है रंगीफर टारंडस और इसका मुख्य भोजन जो है सर्दियों में लाइकेन है। ऊनी गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है और आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसका आंसर है सिकोनिया एपिस्कोपस और आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये जो है संकट के निकट है। मोरचेला जिसे गुच्ची के नाम से भी जाना जाता है मशरूम कवक के किस समूह से संबंधित है और इसकी खेती के लिए दिन का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? एस्कोमाइकोटा समूह से संबंधित है और दिन का आदर्श तापमान जो होना चाहिए वो 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसे किस संगठन द्वारा भेंट किया गया? तो आदमकद का मतलब है कि एक आदमी की लंबाई के बराबर। ठीक है। जो औसत आदमी की लंबाई होती है उसके बराबर। इसका आंसर है सिएटल। अमेरिका के सिएटल में स्वामी विवेकानंद जी की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसे जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भेंट किया गया था। ठीक है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें लगभग आपको 2-2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर जैसे मैंने 12 क्वेश्चन पढ़ाए तो आप लोग 24 क्वेश्चन समझ लीजिए मैंने कवर कराए हैं। ठीक है। तो कुछ दिन का अभी मैं ऐसे नए ट्रेंड के हिसाब से मैं क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई समस्या इसमें समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। यह प्रतिमा सिएटल के हलचल भरे वेस्ट लेक स्क्वायर में स्थापित की गई है जहां प्रतिदिन 4 लाख से अधिक लोग आते हैं। यह अमेजन मुख्यालय के पास स्थित है। ठीक है। इस शानदार कांस्य प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नरेश कुमार कुमावत द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नरेश कुमार कुमावत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा आईसीसीआर द्वारा भेंट की गई है। अनावरण जो है इसका 12 अप्रैल 2026 को सिएटल की मेयर केसी विल्सन और महावाणिज्य दूत प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया। यह आयोजन शिकागो 1893 की विरासत को सिएटल 2026 से जोड़ता है जो पश्चिमी जगत में विवेकानंद के सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश की निरंतरता को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर किन डिजिटल माध्यमों से भुगतान अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टैग और यूपीआई के द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है। हाइब्रिड मॉडल यानी नगद प्लस डिजिटल को समाप्त कर अब केवल फास्टैग और यूपीआई के माध्यम से टोल लिया जाएगा। इससे नगद लेन देन में होने वाली देरी और लीकेज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है। डिजिटल भुगतान से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारें कम होंगी जिससे यात्रा का समय बचेगा और वाहनों द्वारा ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी
कमी आएगी। ठीक है, प्रत्येक लेन देन डिजिटल होने से राजस्व की सटीक ट्रैकिंग संभव होगी, जो देश के फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव और आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण यह प्रणाली वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है कि जहां पर भी आचार संहिता लगता है वहां पे कोई भी नए कानून अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार किस श्रेणी में आता है और यह किस कानून के दायरे में आता है? तो इसका आंसर है वैधानिक अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 दिए गए हैं, तो ये क्या हैं इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, आप लोग मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार में क्या अंतर होता है इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि ये अधिकार संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के तहत गारंटीकृत नहीं है, बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा विनियमित होते हैं। चूंकि ये वैधानिक अधिकार हैं, इसलिए सरकार या संबंधित निकाय चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु या अन्य पात्रता शर्तें जैसे दूध की न्यूनतम आपूर्ति निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, न्यायालय ने कहा कि सरकारी समितियां आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं मानी जाती हैं, इसलिए उनके आंतरिक चुनावी नियमों में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। ठीक है, वैधानिक अधिकार होने के नाते आपराधिक रिकॉर्ड या भ्रष्टाचार जैसे आधारों पर कानून बनाकर इन अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता कर रहा है और वैश्विक तेल व्यापार के लिए पश्चिम एशिया का कौन सा जलडमरू मध्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ब्रिक्स और होर्मुज जलडमरू मध्य। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद यह ईरान और यूएई के बीच पहली प्रत्यक्ष यानी आमने सामने वार्ता होगी। भारत एक मध्यस्थ और आम सहमति निर्माता के रूप में इस बातचीत को सुगम बना रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में आप लोग लगभग पढ़ ही चुके हैं, पिछले कई दिनों से इस पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। अब ब्रिक्स में ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अब ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? ठीक है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, जिससे यह समूह वैश्विक दक्षिण की एक मजबूत आवाज बन गया है। ठीक है, भारत का लक्ष्य विभिन्न राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाना और ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध व क्षेत्रीय शांति जैसे मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी के 2026 के चुनावों में किस नेता ने विक्टर ओर्बन के 16 साल के शासन को समाप्त किया और उनकी पार्टी का क्या नाम है? इसका आंसर है पीटर मैग्यार और इनकी पार्टी है टिस्जा पार्टी। पीटर मैग्यार की टिस्जा पार्टी संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने की ओर अग्रसर है, जो हंगरी के आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक परिणामों में से एक है। ठीक है, ओर्बन के अलोकतांत्रिक लोकतंत्र मॉडल के प्रति असंतोष, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक विफलताओं ने जनता को बदलाव के लिए प्रेरित किया है। यूरोपीय संघ और नाटो, ओर्बन को रूस का करीबी माना जाता था। मैग्यार की जीत से हंगरी के संबंध यूरोपीय संघ के साथ सुधरने और यूक्रेन के प्रति समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, हंगरी मध्य यूरोप में स्थित एक भूबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। हाल ही में इसने स्वीडन को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में मंजूरी दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन गोफमैन कब से आधिकारिक तौर पर मोसाद के प्रमुख का पदभार संभालेंगे और वे किसका स्थान लेंगे? इसका आंसर है 2 जुलाई 2026 को ये जो है पदभार ग्रहण करेंगे। ये डेविड बार्निया के स्थान पर अपना पदभार संभालेंगे। ठीक है, तो रोमन गोफमैन को एक बैटल टेस्टेड लीडर माना जाता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान उन्होंने अग्रिम पंक्ति में लड़ते हुए गंभीर चोट झेली थी। ठीक है,
नियुक्ति से पहले प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे और नेतन्याहू के सबसे करीबी रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है। मोसाद जो है इजराइल की खुफिया और विशेष अभियान संस्थान है जो इजराइल की बाहरी खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य विदेशों में गुप्त ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान और रणनीतिक जानकारी जुटाना है। ठीक है। उनकी नियुक्ति को अशर ग्रुनिस जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष हैं की अध्यक्षता वाली समिति ने कानूनी और प्रशासनिक मानकों के आधार पर मंजूरी दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के फाइनल में किसे हराया और इस साल उन्होंने कुल कितने एटीपी 1000 खिताब जीते हैं? तो इसका आंसर है कार्लोस अल्कजार को इन्होंने हराया और जो है एटीपी 1000 के 3 खिताब इन्होंने जीते हैं। ठीक है। बाकी इन डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में किन 2 भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजीत कालकर और अभिमन्यु मंडवाल। ये दोनों कुश्तीबाज जो हैं स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक है। 14 पदकों में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। बाकी इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया और इसकी विजेता टीम कौन रही? इसका आयोजन जो है इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया और विजेता टीम जो है बीएचयू की रही। बीएचयू की टीम प्रथम रही जिसे 25,000 का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी प्रदान की गई। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल का पुरस्कार मिला। यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता 9 से 11 अप्रैल 2026 तक चली जिसमें देश भर की लगभग 40 टीमों ने हिस्सा लिया। मूट कोर्ट छात्रों के लिए एक कृत्रिम अदालत जैसा माहौल बनाता है जिससे उनमें कानूनी तर्क, शोध और सार्वजनिक रूप से बोलने का कौशल विकसित होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में आयुष शेट्टी ने किस खिलाड़ी के खिलाफ रजत पदक जीता और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर है चीन की सियुकी के खिलाफ इन्होंने रजत पदक जीता है और इसे निंगबो चीन में आयोजित किया गया है। ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन बरवाल ने रॉटरडैम मैराथन 2026 में किसका 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? उनका आधिकारिक समय क्या रहा? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह का। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और इनका जो है आधिकारिक समय 2 घंटा 11 मिनट और 58 सेकेंड रहा। तो इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के चौथे चरण में पुरुषों की लंबी कूद और ऊंची कूद के खिताब क्रमशः किसने जीते हैं? इसका आंसर है सरुण पाय सिंह और सर्वेश अनिल कुसारे जी। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाए श्री चामुंडेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। और जितने भी अभी स्पोर्ट्स वाले मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो उनका उतना ही रिलीवेंसी रहेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग नॉलेज बेस्ड अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कल का क्वेश्चन है, वावेस ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार भारती ने। ठीक है। वावेस का क्या मतलब है? तो वायरलेस एक्सेस टू वर्चुअल एंटरटेनमेंट सर्विसेज। ठीक है। वावेस का क्या मतलब है? वायरलेस एक्सेस टू वर्चुअल एंटरटेनमेंट सर्विसेज। ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।